हमारे पास दो इन्वेस्टर हैं, एक है पोपटलाल जी, दूसरे है शर्मा जी। जो पोपटलाल जी है वो 10% सीएजीआर के रिटर्न निकाल पा रहे हैं, वहीं पे जो शर्मा जी है वो 20% के सीएजीआर के रिटर्न निकाल पा रहे हैं। और दोनों के दोनों जो इन्वेस्टर हैं वो लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड और ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। सो ऐसी कौन सी चीज है जो शर्मा जी ने एक्स्ट्रा करी जिस वजह से उन्होंने इतने शानदार रिटर्न निकाले, और पोपटलाल जी ने ऐसी कौन सी गलतियां करी जिस वजह से सेम तरीके के पोर्टफोलियो, रिस्क एपिटाइट सब होने के बावजूद भी उनके रिटर्न्स इतने सारे कम हुए। और अब मैं आपको बताता हूं अपने सॉल्यूशंस, 5 सॉल्यूशन, आइडिया, स्ट्रेटेजी, जो मर्जी आप उसको कह सकते हो, लेकिन इससे आपके जो रिटर्न्स हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई बन सकते हैं। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल होने वाले हैं, मैंने खुद इन्वेस्ट कर करके सीखे हैं, और मैं आपको आने वाले 10 से 15 मिनट में ये सारी चीजें प्रैक्टिकली समझा दूंगा। और अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हो, कुछ नया सीखना चाहते हो, स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते हो, अपडेटेड रहना चाहते हो, सो ये चैनल आपके लिए है। सीरियस इन्वेस्टर्स को यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे मेरी काफी ज्यादा हेल्प होती है और आपके लिए तो फ्री है ही। शुरू करते हैं वीडियो। तो पहले एग्जांपल के लिए मैंने एक स्टॉक पिक करा है, आप ईटीएफ, म्यूचुअल फंड कुछ भी पिक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है, ठीक है। तो अगर किसी भी इंसान ने इस वाले प्राइस से मतलब 7-7.5 हजार के आसपास खरीदा होता तो भाई 4 से 4.5 साल के बाद भी यहाँ पे जो इन्वेस्टर है उसका 1 रुपए भी नहीं बना होता। अब ये बना ना होने के पीछे एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं टाइम करेक्शन। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ज्यादा अंडररेटेड है, बिकॉज इसके बारे में कोई नहीं बात करना चाहता। डेफिनेटली प्राइस करेक्शन के बारे में आपने सुना होगा कि भाई 100 रुपए का स्टॉक है, 70 रुपए का हो गया है तो 30% का करेक्शन हो चुका है, लेकिन टाइम करेक्शन इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको लोग स्किप करते हैं, और टाइम करेक्शन में जैसे ही वो जाते हैं उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कह देते हैं। तो ये चीज समझना और सुनना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सपोज करो किसी ने बजाज फाइनेंस का एक स्टॉक खरीदा हुआ है और उसने करीब करीब 5 साल के आसपास होल्ड करा हुआ है। बहुत अच्छी बात है, वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो सकता है। इतने सारे लॉसेस के होने के बाद भी उसने खुद पे ट्रस्ट करा, उसने होल्ड करा, लेकिन 5 साल के बाद भी उसको कोई आंसर नहीं मिला। और इसी के साथ साथ उसने अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस नहीं करा, जिससे ही पूछा, उसने बोला भाई आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो प्लीज इसको मत बेचना। और ऐसा नहीं है वो बेचना नहीं चाहता था, क्योंकि भाई रातों की नींद हराम हो जाती। जैसे उसने ये वाला स्टॉक खरीदा उसके बाद आप देखो ये प्राइस बढ़ने की जगह 31% के आसपास क्रैश कर गया। तो जब भी 30% का करेक्शन आ जाता है तो भाई हर इंसान परेशान हो जाता है, राइट। लेकिन उसके बावजूद जो पोपटलाल जी हैं उन्होंने होल्ड करा, बिकॉज वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गए थे, लोगों ने उनको यही समझाया था। लेकिन पोपटलाल जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी, जो था पोर्टफोलियो रिव्यू करना और पोर्टफोलियो चर्न करना। अब स्टॉक मार्केट के अंदर हर इंसान आपको एक चीज का ज्ञान दे देता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर देना है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कौन से एसेट में और कब तक करना है इसके बारे में कोई नहीं बताता। सपोज करो आपने बजाज फाइनेंस का स्टॉक खरीद लिया 2021 के आसपास। अब उसके बाद क्या होता है, आप ये देखते हो भाई कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल अच्छे हैं, ये भाई चलेगी, लेकिन आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं पता, जैसे कि ये कब चलेगी। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई 5 साल में मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गया हूं, मेरे पैसे बन गए, कंपाउंडिंग हो रही होगी मेरी, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ा। तो इसका मतलब ये है कि आप 2 तरीके के लॉसेस इस समय फेस कर रहे हो। सबसे पहला लॉस है इन्फ्लेशन का, कि अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर लेवल पे जो इंडियन इन्फ्लेशन है वो करीब करीब 6 से 7% के आसपास का दिखता है आपको। तो इसका मतलब ये है जो चीज आप 100 रुपए में आज खरीद पाओगे, कल की डेट में वो आप 107 रुपए में खरीद पाओगे, राइट, क्योंकि इन्फ्लेशन है जो कि आपकी परचेसिंग पावर खराब कर रहा है। दूसरा लॉस जो इस समय पे आपने फेस किया वो क्या, कि भाई जो आप फिक्स रिटर्न तक कमा सकते थे वो भी नहीं कमा पाए, बिकॉज अगर आपने यहाँ पे 100 रुपए डाले होते तो भाई हर साल अगर आपने एफडी भी करा होता तो करीब करीब 7% के आसपास का रिटर्न मिलते आपको। और इसी के साथ साथ 3 से 4 साल ये वाला स्टॉक नहीं चला, तो मोटे मोटे तौर पे आप 7% इंटू 3 कर दोगे तो आपने अच्छा खासा लॉस कर दिया हुआ, ठीक है। तो 2 तरीके से एज ए इन्वेस्टर आपको लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि आपका जो स्टॉक था वो टाइम करेक्शन में जा चुका था। तो इस सिचुएशन में क्या सोचना चाहिए, राइट, क्योंकि ये सिचुएशन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और हर किसी की लाइफ में आई है, मेरी लाइफ में भी आई है, आपके में भी आएगी अगर अभी तक नहीं आई है तो। जैसे बजाज फाइनेंस स्टॉक है, ठीक है, 3-4 साल के अंदर इसने कोई भी रिटर्न नहीं बनाया, तो इसमें 2 तरीके हो सकते थे। पहला तरीका कि ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे जब वापिस आएगा 1 या 2 बार, एक बार आपको लगा होगा कि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, लेकिन 1 साल के बाद आप यहाँ से एग्जिट कर सकते थे, क्योंकि इस स्टॉक ने यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी दी। तो अगर आप यहाँ से एग्जिट कर लेते तो आप इस कंसोलिडेशन में पैसा बनाते, ठीक है। तो पहली स्ट्रेटेजी, ऐसे टाइम पे आप कंसोलिडेशन में पैसा बना सकते हो, ठीक है, कि लोअर पे खरीदा आपने, अपर पे बेचा, इसको हम कहते हैं चैनल ट्रेडिंग, ठीक है। तो पहली चीज आप ये काम कर सकते हो आसानी से। दूसरी चीज, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी हो, और इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि कई बार एसेट्स 2-2, 3-3 साल तक नहीं चलते और ये टोटली फाइन है कि आपने इसे होल्ड करा हुआ है,
तो उस केस के अंदर आपको ये सोचना है कि ऐसा कौन सा ट्रिगर पॉइंट है जिससे ये वाला जो स्टॉक है ये रॉकेट बनेगा आने वाले टाइम पे। जैसे अगर मैं आपके लिए ये चीज एनालाइज करने की कोशिश करूं, बजाज फाइनेंस एक एनबीएफसी कंपनी है। एनबीएफसी कंपनी पैसा कैसे कमाती है? लेंड करके, मतलब लोन लेकर के। और लोन लेने के लिए इनको पैसे की जरूरत पड़ती है और इस समय पे इन्फ्लेशन हाई है। मतलब अगर मैं एफडी करता हूं बजाज फाइनेंस में जाकर के तो मुझे हाई इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और इसी के साथ साथ जो बजाज फाइनेंस है जब वो लेंड करेगा तो उसको हाई इंटरेस्ट रेट पे लेंड भी करना पड़ेगा दूसरे इंसान को, तभी बजाज फाइनेंस एक अच्छा खासा पैसा कमा पाएगा। लेकिन उसके बावजूद अगर आप बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे किसी को पैसा दोगे तो वो पैसा लेंगे नहीं। तो इस केस के अंदर जब तक इंटरेस्ट रेट कट नहीं होंगे बजाज फाइनेंस के चलने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होंगे। तो सबसे मेजर और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट हो सकता है बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक के लिए कि भाई मैं इसको तब तक होल्ड करूंगा जब तक मेरे को एक ट्रिगर पॉइंट नहीं मिल जाता, मतलब इंटरेस्ट रेट कट नहीं मिल जाते, उसके बाद भी नहीं चलेगा तो मैं इसको बेच दूंगा। तो पहला सिनेरियो हो गया ये। इस केस में अगर आपने इसको होल्ड करा हुआ है और आपको ये ट्रिगर पॉइंट पता है और इस वजह से आपने होल्ड करा हुआ है, इट्स टोटली फाइन, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कई बार स्टॉक 3 साल तक नहीं चलते, उसके बाद जब एक बार चलते हैं वो 3 साल का पैसा आपके लिए बना देते हैं। सपोज करो आपने एक XYZ कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, अब आपको समझ ही नहीं आ रहा कि भाई ये कंपनी कब चलेगी, और वो कंपनी हाइपोथेटिकली एक टाइम करेक्शन वाले जोन में चल रही है जैसे हमारा बजाज फाइनेंस चल रहा है, राइट। और उस केस के अंदर आपको उससे एग्जिट कर जाना चाहिए, बिकॉज आपको कोई भी ट्रिगर पॉइंट नहीं मिल रहा जिस वजह से वो स्टॉक ऊपर की साइड जाएगा। आपको लग रहा है कि भाई ना उसके रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, ना ऐसा कोई इंटरेस्ट रेट कट से कोई मेजर फर्क पड़ेगा, ना यूएस से कोई फर्क पड़ेगा, तो उस केस के अंदर आप एग्जिट कर सकते हो। अब उसके बाद स्टॉक ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, वो टोटली अलग चीज है। लेकिन आपको जरूरी नहीं कि आपको उसी स्टॉक से पैसा बनाना है, राइट। स्टॉक मार्केट में 5000 से ज्यादा स्टॉक्स है, आप किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी में पैसा बना सकते हो। तो जो स्टॉक मार्केट है जितना उसके अंदर इंपॉर्टेंस है कि भाई आप लॉन्ग टर्म और मिड टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पोर्टफोलियो को क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली लेवल पे चेक करो, और जो आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड या फिर ETF काम नहीं कर रहे हैं तो उससे आप एग्जिट करो, किसी भी दूसरे म्यूचुअल फंड, स्टॉक या ETF में स्विच कर सकते हो। क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर पोर्टफोलियो रीबैलेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो लोग आपको नहीं समझा रहे हैं। सेकंड प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टिंग हो सकता है ऑल अबाउट ETF। अब जो ETF है वो बहुत इंटरेस्टिंग टूल है। इसके अंदर जब आप बाय ऑन डिप करते हो और एक स्विंग लेने की कोशिश करते हो तो जो ETF है तो वन ऑफ द बेस्ट तरीके का एसेट आपको दिखता है। सो यहाँ पे मैंने सारे ETF खोले हुए हैं जो कि ग्रो के ऊपर है। यहाँ पे मैंने एक रैंडम स्क्रीन पिक करी हुई है। सपोज करो यहाँ पे आप देखोगे कि 7.69% के आसपास बैंक 20 का ETF जो है वो गिरा हुआ है। और इस समय पे अगर आप देखोगे यहाँ पे जितने भी ETF है, कोई 3% गिरा हुआ है, कोई 1.99% के आसपास गिरा हुआ है। और जो ETF होते हैं वो आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं जो म्यूचुअल फंड में नहीं मिलती, कि भाई आपको जिस प्राइस के ऊपर ETF चाहिए, जैसे अगर मैं चाहूं तो 497 रुपीज 32 पैसे के ऊपर चाहूं तो ये ETF खरीद सकता हूं। तो जब मुझे बाजार के अंदर डाउन साइड दिखेगा तो मैं इस प्राइस पे एक ETF खरीद सकता हूं। तो इस केस के अंदर क्या होगा, जो वोलेटिलिटी होती है उसका मैक्सिमम बेनिफिट में उठा पाऊंगा, बिकॉज जितने भी ETF मैंने सेलेक्ट करे होंगे उसके अंदर से जो सबसे ज्यादा गिरा होगा उस ETF के अंदर मैं बाय कर पाऊंगा, और जब चाहिए उसी प्राइस पे, राइट। इसका एक बेसिक एग्जांपल मैं दूं आपको, तो ETF के अंदर से आपने लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के तीन बेस्ट ETF सेलेक्ट कर लिए। अब सेलेक्ट करने के पीछे दो मेन चीजें हो सकती है जो आप देख सकते हो, कि उन ETF के अंदर हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम होनी चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी आप बाय और सेल कर पाओ ETF को जब आप चाहो। और अगर लिक्विडिटी नहीं होगी, ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं होगा, तो आप खरीद लोगे लेकिन सही टाइम पे बेच नहीं पाओगे, राइट। तो वॉल्यूम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज ETF के अंदर, बिकॉज ये पैसिवली मैनेज्ड होते हैं, तो जो एक्सपेंस रेशियो है वो जितना कम होगा उतना अच्छा होने वाला है, राइट। तो इन दो पैरामीटर्स के ऊपर आपने हर कैटेगरी के तीन ETF ले लिए। अब उन 3 ETF के अंदर से जो भी ETF आपको लगता है कि भाई उस पर्टिकुलर डे के ऊपर जब आपको बाय करना है सबसे ज्यादा गिरा हुआ है, तो आप जाकर के उसके अंदर लमसम इन्वेस्ट कर सकते हो और अच्छा खासा बाय कर सकते हो। तो उस केस के अंदर क्या होगा, जिस प्राइस पे आप चाहोगे उस प्राइस पे खरीद पाओगे और ऑन द डिप वाला बेनिफिट आप ले पाओगे। तो इस स्ट्रेटेजी से भी जो आपका रिटर्न है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई बन सकते हैं। कैसे? क्योंकि अगर आप ऐसी चीज स्टॉक में करने की कोशिश करोगे तो एक सिंगल स्टॉक है, हो सकता है वो उससे भी ज्यादा नीचे गिर जाए। लेकिन अगर आप एक लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप का ETF लेते हो तो उस केस के अंदर अगर कभी 7% या 5% का डाउन साइड देखने को मिले तो मोस्ट प्रोबेबली उससे बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, राइट। और आप एक बहुत अच्छा स्विंग ले पाओगे आसानी से। तो इससे भी जो आपके रिटर्न्स हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से बढ़ सकते हैं। थर्ड स्ट्रेटेजी को कहते हैं मार्केट ऑर्डर वर्सेस लिमिट ऑर्डर। ये बहुत अच्छी और बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी है। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपके लिए बहुत काम की है। तो ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है जीरोधा का। यहाँ पे स्टॉक है रिलायंस, जो हाइपोथेटिकल नंबर है, इसको पूरी तरीके से अवॉइड कर सकते हो आप। यहाँ पे आप देखो NSE के ऊपर इस समय पे जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, रिलायंस का जो प्राइस चल रहा है 1985 रुपीज के आसपास चल रहा है।
अगर आप नॉर्मल खरीदते हो तो क्या करोगे, लॉन्ग टर्म पे क्लिक करोगे, मार्केट प्राइस पे सिलेक्ट करोगे, तो सेम प्राइस के ऊपर आप बाय कर लोगे। सेम प्राइस के आसपास रिलायंस का स्टॉक आपके पोर्टफोलियो मिल जाएगा क्योंकि आपने मार्केट ऑर्डर लगाया। लेकिन यहाँ पे जो हैक है जो कि शर्मा जी यूज करते हैं, आपको नहीं बताते, मैं बता देता हूँ आपको, वो है लिमिट ऑर्डर। अब देखो मार्केट में मार्केट प्राइस मिलता है, लेकिन लिमिट के अंदर आप अपने बिहाफ पे मार्केट प्राइस चेंज कर सकते हो। मतलब अगर आप चाहो तो 1985 रुपीज की जगह आप ये लगा सकते हो कि भाई 1900 के आसपास मिले तो ये वाला ही जो स्टॉक है रिलायंस का आप मेरे लिए खरीद लेना। अब ये काम कैसे करता है ये भी बता देता हूं मैं आपको। तो ये एक और स्क्रीनशॉट है जीरोधा से। आप देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे बिड चल रही है कि भाई 2 ऑर्डर यहाँ पे आ चुके हैं, 35 क्वांटिटी आपको दिख रही है, 1014 रुपए के आसपास अगर शेयर मिलेगा तो आप ये खरीद लो। और ये इसी की तरीके से आपको सेल बिडिंग भी दिख रही है कि भाई 1014 रुपए के आसपास 4 ऑर्डर आ चुके हैं जो कि 614 की क्वांटिटी बेच रहे हैं। तो जब भी ये दोनों आपस में मैच करता है तो कोई इंसान वो स्टॉक बाय कर रहा है, सेम ही प्राइस पे कोई इंसान वो चीज सेल कर रहा है। तो अगर आपको 5 से 7% के रिटर्न ज्यादा कमाने हैं तो उस केस के अंदर आपको हमेशा लिमिट ऑर्डर यूज करना चाहिए। पहले मैं मार्केट ऑर्डर नॉर्मली यूज करता था, लेकिन जब से मैंने ये कॉन्सेप्ट सीखा है तब से मैंने लिमिट ऑर्डर डालना शुरू कर दिया है और इससे मेरे 5 से 6% के रिटर्न्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से बढ़ चुके हैं। इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखाऊंगा आपको। लेकिन सेम चीज जो आप बाय के केस में कर रहे हो, सेम चीज आप सेल के केस में कर सकते हो। सपोज करो आपके पास XYZ नाम का एक स्टॉक है जो इस समय पे मार्केट के अंदर 1000 रुपए पे बिक रहा है, तो अगर आप चाहो तो मार्केट प्राइस पे बेच सकते हो। लेकिन आपको क्या करना है, आपको 1000 रुपए की जगह 1015 रुपए पे लिमिट ऑर्डर लगाना है। तो उस केस के अंदर जो मार्केट है वो थोड़ी वॉलेटाइल होगी, कभी प्राइस ऊपर जाएगा कभी प्राइस नीचे आएगा, राइट। तो उस केस के अंदर जैसे ही मार्केट के अंदर 15 रुपए ऊपर प्राइस मिलेगा, कोई खरीदने वाला मिलेगा मार्केट को, तो आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको 15 रुपए का बेनिफिट मिल सकता है, जो करीब करीब आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छा खासा मार्जिन ऐड कर देगा अगर आपका क्वांटिटी ज्यादा है। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई कितना ऊपर और कितना नीचे इन्वेस्ट करना चाहिए, ये भी मैं बता देता हूं। स्टॉक टू स्टॉक ये चीज चेंज हो सकती है। आपको समझाने के लिए मैंने 1 महीने का चार्ट खोला हुआ है, ये होम फर्स्ट फाइनेंस का। अगर आप देखोगे तो जो एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम रहती है वो करीब करीब 5% के आसपास की आपको दिखती है, ठीक है। ये जो स्टॉक है ये ऑन एन एवरेज 5% के आसपास ऊपर नीचे चलता है। तो सपोज करो जिस दिन ये रेड कैंडल है, यहां पे किसी ने सोचा कि भाई मेरे को बेचना है और ये जो स्टॉक प्राइस है ये गया है 1023 रुपए के आसपास। अगर कोई चाहे कि भाई मुझे 1023 के आसपास नहीं बेचना, मैं चाहता हूं कि 1060 रुपए के आसपास बेचना शुरू कर दूं इसको, तो वो लिमिट ऑर्डर लगा सकता है 1060 का। तो जैसे ही सेम डे 1060 रुपए के आसपास अगर आ जाता है तो जो आपका ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मतलब आपने करीब करीब 30 रुपए पर शेयर बचा लिए। सेम चीज आप बाय के केस में कर सकते हो। तो जो भी स्टॉक आप खरीद रहे हो और बेच रहे हो उसका आपको डेली कैंडल पैटर्न खोलना है, जो कि ट्रेडिंग व्यू पे आसानी से खोल सकते हो आप। यहां पे मैंने नहीं दिखाया, अदरवाइज जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा क्लियरली विजिबल नहीं होती। तो आपको ट्रेडिंग व्यू पे वो स्टॉक खोलना है, तो आपको देखना है एवरेज वोलेटिलिटी उसके अंदर कितनी ज्यादा है, कि कितना ज्यादा वो ऊपर नीचे कर रहा है, किस प्राइस रेंज के अंदर, राइट। और अपनी सूटेबल प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग आप वो लगा सकते हो। जैसे हिट करेगा वो प्राइस रेंज, आपके पास वो स्टॉक बाय या फिर सेल हो जाएगा। इससे बहुत सारे पैसे बचते हैं। तो इसलिए कभी भी मार्केट ऑर्डर मत करो, लिमिट ऑर्डर करो। हमेशा अपने प्राइस से बेचो और अपने प्राइस पे खरीदो। फोर्थ इन्वेस्टिंग मिस्टेक जो हमेशा नूब इन्वेस्टर करते हैं, इनिशियली जब मैंने इन्वेस्ट किया था तो मेरे को भी काफी ज्यादा इसको लेकर के इश्यूज आते थे, वो था कि मैं सिर्फ और सिर्फ पीई देख करके इन्वेस्ट करता था। मतलब अगर आपको एक स्टॉक मिल रहा है 40 के पीई के आसपास, तो आपको क्या लगता है वो हाई वैल्यूएशन है या फिर लो वैल्यूएशन के आसपास है? वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, जो 40 का पीई का आपको स्टॉक मिल रहा है ये डिपेंड करता है कि वो कौन से सेक्टर का स्टॉक है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, उसका मार्केट कैप क्या है, स्टॉक का मार्केट कैप क्या है। तीसरी चीज, ईपीएस ग्रोथ कितनी ज्यादा है उस एक पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। अगर आपने एक ऐसा स्टॉक खरीद लिया है जो एक हाई ग्रोथ स्टॉक है, इसी के साथ साथ वो कंज्यूमर या एफएमसीजी कंपनी में काम करता है, तो जो 40 का पी है ये बहुत सस्ता हो जाएगा। इवन अगर ईपीएस ग्रोथ भी नहीं आती तो 40 का पी कंज्यूमर ड्यूरेबल या एफएमसीजी के अंदर अच्छा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रोथ प्रेडिक्शन है ये काफी ज्यादा आसान होती है कि भाई आने वाले टाइम पे रेवेन्यूज बढ़ेंगे, इसलिए वैल्यूएशंस इस सेक्टर को हाई मिलती है। इसी के साथ साथ अगर यहाँ पे ईपीएस ग्रोथ भी आ जाए, मतलब डबल होती रहे हर दूसरे तीसरे साल के आसपास, तो एकदम से जो आपको पीई 40 का दिख रहा है वो ड्रॉप हो जाएगा 20 के आसपास आने वाले 3 साल के अंदर, अगर सिर्फ और सिर्फ ईपीएस ग्रोथ चलती रहे और स्टॉक प्राइस ना बढ़े तो इसलिए हमेशा कहते हैं कि जो पीई होता है वो स्मॉल कैप कंपनी में इतना ज्यादा मैटर करता नहीं है, क्योंकि जो वैल्यूएशंस होती हैं वो आप हाई दे सकते हो स्मॉल कैप कंपनीज को,
क्योंकि जो ग्रोथ है स्मॉल कैप कंपनी में वो 30% 40% CAGR से भी आ सकती है। EPS ग्रोथ की बात कर रहा हूं मैं। तो इस वजह से जो वैल्यूएशन है वो एकदम से कंप्रेस होती है जैसे ही उनके रेवेन्यू और रिजल्ट सामने आने लगते हैं। तो इसी वजह से अगर आप सिर्फ और सिर्फ PE देख करके इन्वेस्ट करते हो तो भाई एक्चुअली में आप ये गलत कर रहे हो। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो आपको देखना है, स्पेशली EPS। फिफ्थ मिस्टेक जिसके अंदर मैं 2 बताऊंगा आपको, जो म्यूचुअल फंड में भर भर के करते हैं, कमेंट सेक्शन में भरे होते हैं मेरे ये वाले कमेंट्स कि यार मेरा म्यूचुअल फंड नहीं चल रहा। और जब मैं उनका पोर्टफोलियो देखता हूं तो मेरे पास कोई आंसर नहीं होता, बिकॉज मैं सेबी रजिस्टर्ड हूं नहीं, तो मैं आपको कोई एडवाइस नहीं कर सकता। लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म में ब्रॉडर लेवल पे हम बात कर सकते हैं, वो ये है कि काफ़ी सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सेक्टोरल फंड्स के अंदर लेकर के रखते हैं। जैसे काफ़ी लोगों ने क्वांट का PSU भी लिया हुआ है, क्वांट का BFSI भी लिया हुआ है ना। ये क्वांट का एग्जांपल नहीं, आप मोतीलाल का भी समझ लो, किसी का भी समझ लो, सेक्टोरल फंड्स ये लेकर के भर रखे अपने पोर्टफोलियो में। उस केस के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है कि जो सेक्टोरल फंड होते हैं वो एक हाई रिस्क बेट होते हैं, मतलब सही टाइम पे एंट्री और सही टाइम पे आपको एग्जिट करना पड़ता है। 10-5% ऊपर नीचे आप कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन आपके स्किल किस लेवल पे, आपका रिस्क एपेटाइट किस लेवल पे है। अब ज्यादातर इन्वेस्टर क्या करते हैं, जब एक सेगमेंट भाग चुका होता है उसके बाद उसमें घुसते हैं कि भाई इसने पास्ट में तो 60% के रिटर्न दे दिए, ये आने वाले टाइम पे भी 60% के रिटर्न दे देगा, जो एक्चुअली में सही तरीका नहीं है। चाहे आप सेक्टोरल म्यूचुअल फंड की बात करो, चाहे स्मॉल कैप की या किसी भी कैटेगरी की, क्योंकि जो पास्ट के रिटर्न है वो फ्यूचर के रिटर्न को गारंटी नहीं करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली गलती हो गई ये कि आप सेक्टोरल फंड या किसी भी म्यूचुअल फंड में इस वजह से इन्वेस्ट कर रहे हो क्योंकि पास्ट में अच्छे रिटर्न दिए हैं, तो ये सही तरीका तो नहीं है। सेकेंड चीज कि एक ही AMC के सारे म्यूचुअल फंड रखे हुए हैं। अब एक AMC के सारे म्यूचुअल फंड लोग इस वजह से भी रख लेते हैं क्योंकि कुछ टाइम पहले था क्वांट चल रहा था तो सबने सारे क्वांट के म्यूचुअल फंड भर लिए थे। अब मोतीलाल चल रहा है तो सब मोतीलाल के म्यूचुअल फंड भर रहे हैं। तो इसी वजह से एक AMC पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, और जो AMC होती है वो एक ही स्ट्रेटेजी से काम करती है, और मार्केट में अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्ट्रेटेजीज बहुत अच्छा काम करती है। तो इसी वजह से अगर आप एक AMC के सारे म्यूचुअल फंड भर लोगे तो भाई आप एक टाइम पे तो पैसा बना रहे होगे, लेकिन उसके बाद बाकी सारे टाइम आप फंसे रहोगे। तो इसीलिए कहते हैं ना, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से तो डाइवर्सिफाई करना ही है, इसी के साथ साथ AMC लेवल पे भी डाइवर्सिफाई करना चाहिए। अब जब आप म्यूचुअल फंड एनालाइज करते हो तो बहुत अलग अलग सिनेरियोज होते हैं। आप एक्सपेंस रेशियो देखते हो, फंड मैनेजर देखते हो, अल्फा देखते हो, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन एक बेसिक चीज जो लोग अवॉइड ही कर देते हैं उसके बारे में बात करता हूं, स्पेशली 2 बताता हूं मैं आपको। सबसे पहली आपको रोलिंग रिटर्न देखने हैं। अगर आप CAGR के रिटर्न भी देख रहे हो तो अच्छे है, कोई बात नहीं। आपको ये देखना है कि भाई क्या बेंचमार्क को बीट कर रहा है कंसिस्टेंसी पे या फिर नहीं, अभी का टॉप परफॉर्मिंग है या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। कंसिस्टेंसी से बेंचमार्क को बीट करा है या नहीं, ये आपको देखना है। और अगर आपने ये देख लिया तो आपको ये पता चल जाएगा भाई फंड हाउस बहुत अच्छा है, जो भी नया फंड मैनेजर लेके आएंगे ये, अगर फंड मैनेजर चेंज होता है तो वो भी अच्छा ही काम करेगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट बन गया। दूसरी चीज आपको देखनी है कि म्यूचुअल फंड हाउस की अप्रोच क्या है और किस तरीके की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी वो फॉलो करते हैं। और लोग इसके बारे में बात ही नहीं करते कि भाई कैसी स्ट्रेटेजी या कैसा अप्रोच एक म्यूचुअल फंड यूज कर रहा है। क्या वो डाइवर्सिफाई है, क्या वो कॉन्सेंट्रेटेड है, क्या वो एग्रेसिव है, क्या वो डिफेंसिव हो। बहुत अलग अलग स्ट्रैटेजी, बहुत अलग अलग अप्रोचेज होती हैं जिसपे बेस होते हैं AMC। जैसे अगर आप एक्सिस को देखोगे तो वो थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो करते हैं, वहीं पे क्वांट को देखोगे तो अग्रेसिव है, मोतीलाल को देखोगे तो अग्रेसिव है, इसी के साथ साथ निपॉन को देखोगे तो डाइवर्सिफाई है। सो आपको सेम कैटेगरी मतलब स्मॉल कैप के अंदर ही अलग अलग अप्रोच के साथ म्यूचुअल फंड मिलेंगे। तो इसी वजह से आपको ये देखना है कि आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, ताकि आप अपने हिसाब से रिटर्न कमा पाओ। तो ये 5 प्रिंसिपल, आइडियाज और स्ट्रेटेजी, जो भी आप इसको कहना चाहो, अगर आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो, इन्वेस्टिंग जर्नी में इंप्लीमेंट करते हो, तो जो आपके रिटर्न्स हैं वो शर्मा जी जैसे बनेंगे। और जो इनको इग्नोर करता है तो पोपटलाल जी तो एग्जिस्ट करते ही हैं। दोनों ही अपने लेवल पे सही है, डिपेंड करता है कौन कितना पढ़ लिख करके आगे बनना चाहता है और राजा बाबू बनना चाहता है, राइट। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।